मेरी मेज फाइलों के कब्रिस्तान जैसी थी, हर केस दूसरे से ज्यादा बेमानी। और फिर ये केस आया। कोई हथियार नहीं, कोई लाश नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक 14 साल की लड़की सोफी और एक खत जो इस सारे मामले की जड़ था। मैंने एक गहरी सांस ली और फाइल खोली तो सबूत का पहला टुकड़ा ये था, एक सादा सा लिफाफा, कोई डाक का टिकट भी नहीं, अंदर सिर्फ 3 लफ्जों का एक नोट, तुम कौन हो। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक चैलेंज था, लेकिन किसकी तरफ से। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक और लिफाफा मेरी मेज पर आ गिरा, वही लिखाई। इस बार सवाल और भी बड़ा था, ये दुनिया कहाँ से आई। ये इस किस्म का सवाल है जो अच्छे भले इंसान को सोच में डाल देता है, और मुझे लग रहा था कि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। देखें, हर केस में गवाह होते हैं। इस केस में मुझे वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ा, कदीम यूनान तक। ये वो जगह थी जहाँ लोगों ने देवताओं की पुरानी कहानियों को शक की निगाह से देखना शुरू किया था और ठोस सच्चे हकाइक की तलाश शुरू की थी। हाँ, ये मेरे मतलब के लोग थे। पहले पहल तो लोगों के पास हर चीज के बड़े आसान जवाब थे। आसमान में बिजली कड़क रही है, अरे ये तो बस थोड़ देवता अपना हथौड़ा घुमा रहा है। लेकिन फिर कुछ समझदार लोग, जिन्हें वो फितरी फलसफे कहते थे, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, 1 मिनट रुको, क्या हो अगर ये देवताओं का काम ना हो, क्या हो अगर इसकी कोई मंतिकी वजह हो। और बस यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू हुआ। फिर सुकरात नामी एक शख्स सामने आया। वो कोई आम गवाह नहीं था, सच कहूं तो वो मेरी ही तरह एक तफ्तीशकार था। उसका तरीकाकार, वो लोगों से सवाल पर सवाल करता जाता था तब तक जब तक वो अपने ही जाल में फंसकर ये मान ना लें कि वो असल में कुछ नहीं जानते। उसकी मशहूर लाइन, मुझे बस इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। एक ऐसा आदमी जो अपनी हद जानता है, काबिल एहतराम। लेकिन मसला ये है कि जब आप ताकतवर लोगों से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं तो वो घबरा जाते हैं, और घबराए हुए लोग खतरनाक काम कर गुजरते हैं। उन्होंने सुकरात को सच्चाई की तलाश करने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी। सच्चाई बड़ा गंदा कारोबार है ये। सुकरात के जाने के बाद केस 2 हिस्सों में बट गया। उसका शागिर्द अफलातून कस्में खाता था कि हम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। उसका कहना था कि असल दुनिया तो हमारे जहनों में मौजूद ख्यालात की एक मुकम्मल दुनिया है। लेकिन फिर अफलातून का अपना शागिर्द अरस्तू आया और बोला, ये सब बकवास है, हकीकत वो है जिसे आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। एक कहता है सच्चाई आपके सर में है, दूसरा कहता है कि वो आपके बिल्कुल सामने है। ये तफ्तीश कहीं नहीं जा रही थी। और फिर खामोशी छा गई। केस बिल्कुल ठंडा पड़ गया, पूरे 1000 साल के लिए। कुरूने वुस्ता के दौर में सवाल पूछना जैसे फैशन से ही बाहर हो गया। फाइल पर धूल जमती रही और सारे जवाब अंधेरों में कहीं खो गए। तो हुआ ये कि पहले हमारे पास यूनानी थे जो अच्छी जिंदगी पे बहस कर रहे थे, फिर कुरूने वुस्ता आए जहाँ चर्च ने फैसला किया कि सारे जवाब वही देंगे और किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। ये तफ्तीश के लिए एक लंबी तारीख रात थी। फिर आया नशात सानिया, जैसे किसी ने अचानक एक खिड़की खोल दियो और नए सुराख हर तरफ से आने लगे। और तभी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। कोपरनिकस नामी एक शख्स ने एक बम गिरा दिया। उसने कहा कि हम कायनात का मरकज नहीं हैं। सब लोग गलत जगह देख रहे थे। ये ऐसा ही था जैसे हमें पता चले कि सारा जुर्म एक बिल्कुल मुख्तलिफ शहर में हुआ है। केस एक बार फिर खुल गया था। 17वीं सदी एक अफरा तफरी का दौर था। गवाह हर कोने से आ रहे थे और हर एक की अपनी अलग कहानी थी। डेकार्ट, लॉक, सब ने फाइल में अपने अपने नोट शामिल किए, यहाँ तक कि ये एक ऐसी गुत्थी बन गई जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। हर सुराख 10 नए सवालों को जन्म दे रहा था। और ऐन उस वक्त जब मैंने सोचा कि चीज़ें इससे ज़्यादा अजीब नहीं हो सकती, जॉर्ज बर्कले नाम का एक शख्स गवाह के कटहरे में आ खड़ा हुआ। और उसकी कहानी, खैर वो सबसे अजीब थी जो मैंने आज तक सुनी थी। उसने दावा किया कि ये मेज़, ये कुर्सी, ये कमरा, ये सब मेरे दिमाग में है। उसने कहा कि कोई भी चीज़ इस वक्त तक हकीकी नहीं होती जब तक कोई उसे देख ना रहा हो। मैंने सोचा ये आदमी पागल है। उसका नारा था, पहचाने होने के लिए महसूस किया जाना ज़रूरी है। ये अल्फाज मेरी नोटबुक में थे। मैं उन्हें घूरता रहा और मेरे अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई।
کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں میں نہیں دیکھ سکتا وہ وجود ہی نہیں رکھتی؟ ایک منٹ، اگر میں اس کمرے سے باہر چلا جاؤں تو کیا یہ کرسی غائب ہو جائے گی؟ جب میں گھر جاتا ہوں تو کیا میرا اپارٹمنٹ تب بھی وہیں موجود رہتا ہے؟ برکلے صرف ایک گواہ نہیں تھا، وہ میری حقیقت کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی کیس فائل کو دیکھا۔ اس کی سیاہی جیسے دھندلا رہی تھی۔ کیا یہ بھی حقیقی تھی یا یہ بھی میرے دماغ کا ایک فریب تھا؟ زندگی میں پہلی بار میں ثبوت پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری پوری تفتیش ریت کے گھر کی طرح تھی۔ برکلی نے مجھے بالکل کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں اس کیس کو بس بند کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آخری چند گواہوں کے بیانات کو جلدی پڑھا، اس امید میں کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سب کو سمجھنے میں مدد دے۔ جو مجھے ملا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ آخری گواہوں کا گروہ بھی عجیب تھا۔ ہیوم نے کہا کہ کچھ بھی یقینی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ خود بھی نہیں۔ کانٹ نے کچھ اصول بنانے کی کوشش کی تاکہ سب کچھ بکھر نہ جائے، اور ہیگل نے دعویٰ کیا کہ سچائی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ ایسا تھا جیسے ہر کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ مجھے حتمی جواب کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن پھر میں نے آخری صفحہ پلٹا، اور تب میں نے اسے دیکھا۔ آخری نوٹ، صوفی البرٹو وہ حقیقی تھے ہی نہیں، وہ تو بس ایک کہانی کے کردار تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور میری پوری تفتیش صرف اس کی سیاہی تھی۔ اور اچانک برکلی کی وہ پاگل پن والی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے لیے حقیقت کا مطلب ادراک تھا، صوفی کے لیے یہ ایک لفظی سچائی تھی۔ اس کا وجود اس بات پر منحصر تھا کہ کوئی کہیں اس کی کہانی پڑھ رہا ہو۔ وہ ایک خیال سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے فائل بند کر دی۔ اس کیس میں کوئی مجرم نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ کیس کبھی حل ہونے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ تو سوالات کے بارے میں تھا۔ اب مجھے تفتیش کا اصل مقصد واضح ہو گیا تھا۔ تو اس سب کا سبق یہ ہے، فلسفہ حتمی جوابات تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جاسوسی کا کام ہمیشہ مجرم کو پکڑنے کے بارے میں نہیں ہوتا۔ یہ ثبوت کو نئی آنکھوں سے دیکھنے، اپنے ہر مفروضے پر سوال اٹھانے اور بہتر سوالات پوچھنا سیکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ اپنی خود کی تفتیش کرنے کے بارے میں ہے۔ میری میز پر فائل بند پڑی ہے، لیکن اب کیس شروع ہو چکا ہے۔ تو مجھے ایک آخری بار پوچھنے دیں، آپ کون ہیں؟